कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए, और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक्तदार में नहीं थे कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए, जब ये पावर में नहीं थे तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकरम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक्तदार में नहीं होते ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और जब हुकूमत में आते हैं तो सारा वक्त कोशिश ये होती है कि दूसरों को केसेस करो, सहाफियों को अटैक करो, किसी ना किसी तरह हम सबको गंदा करो और हमें गद्दार कहो। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स, महलात खरीदते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सारी कमाई बाहर करें, सब कुछ बेच के अपने मुल्क में रहें और जीना मन रहा जिनका पाकिस्तान में हो। वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है जो इस मुल्क की आजादी के लिए और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। वो गद्दार नहीं है। मुल्तान आखिर में सुने, हमारी जमात तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सारे सूबों के अंदर है, वो जमात जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। इनकी जो जमातें रह गई हैं वो सुकड़ गई हैं, छोटी छोटी जमातें हैं। ये एक मुल्क की वफाकी जमात है, और इस वक्त जो हमारे दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हैं वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो। हिंदुस्तान में खुशियां बनी जब शहबाज शरीफ आया, इस्राइल ने खुशी बनाई। मगरबी मीडिया जो मुझे जानता है वहां भी उन्होंने इस्तकबाल किया इस चोर का। लेकिन जिधर जिधर मुसलमान मुल्क थे उनकी मीडिया पढ़े, सबको अफसोस हुआ कि एक 22 करोड़ की मुंतखब की हुई हुकूमत, जिसका वजीर आजम दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया की बात करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बेहुरमती उनकी करते थे, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, उसकी आवाज उठाता था, यूएन में उठाता था, ओआईसी में उठाता था। मुसलमान दुनिया में लोगों ने अफसोस बनाया, दुश्मन खुश हुए। तो पाकिस्तानी फौज दूसरी चीज है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, लेकिन अकेली वो इकट्ठा नहीं रख सकती जब तक कि एक फेडरल, एक पार्टी जो सारे सूबों में मुल्क को यूनाइट करे। तो ये साजिश है कि हमें उनके खिलाफ करें और कोशिश करें कि हमारी जमात टूटे। नुकसान पाकिस्तान का है, फायदा इन चोरों का है। इन चोरों को जिनके पैसे बाहर पड़े और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी, इनको क्या फर्क पड़ेगा
कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है, ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा और आप सब ने मेरे साथ मिलकर इनका मुकाबला करना है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिलके गद्दारी की थी, मुल्क से अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सदर आरिफ अलवी ने आपको लेटर लिखा है मरासले के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एम्बेसडर और जो अमरीकी डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, चीफ जस्टिस को। इन्वेस्टिगेट करें, इसको पता चलवाएं कि क्या रोल था, कितनी बड़ी साजिश, कौन कौन मिला हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम था कि पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे पार्टी के सियासतदानों को अमेरिकन एम्बेसी में बुला के अदम एतमाद का पूछे। उनका क्या काम था? कौन से दुनिया में एम्बेसी ये काम करती है? पूछे सुप्रीम कोर्ट उनसे। और ये भी पूछे कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम इमरान खान को नहीं निकालोगे तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वजीर आजम मुल्क का मैं था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे, एम्बेसडर मेरे नीचे, किसको उसने पैगाम दिया था? किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो? फॉरेन ऑफिस ने निकालना था, किसने निकालना था? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इसकी पूरी तरह तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, माशाल्लाह एक फौज जो सारी मुसलमान दुनिया में ताकतवर फौज, एटमी हथियार, एक वो मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिकली उधर खड़ा है कि जब भी हमने अपने मुल्क को ठीक किया ये उठ जाएगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश करके एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था 17 साल में, पिछले 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे 2 सालों में हुई थी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, 4 फसलें रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड, इंडस्ट्री कितने सालों के बाद तेजी से सनत आगे बढ़ रही थी। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 75% 2 सालों में बढ़ी थी। तो क्या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया? इसलिए आप सब ने तैयारी करनी है। 17 तारीख को इन लोटों को शिकस्त देनी है और आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है। खास तौर पे मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं कि औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा धांधली होती है। ये सिर्फ धांधली से हमें हरा सकते हैं, सिर्फ धांधली से। कौम सारी फैसला कर बैठी है, कौम खड़ी है इनके खिलाफ, चोरों के। आपने सबने अपना इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है।